राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी उपासक उपासिकाओं आदि लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक भूतपूर्व एमएलसी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी एवं आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय रमेश चंद्र पनगोत्रा जी एवं संचालन कर रहे माननीय गौरव कुमार जी गलाही से हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के पदाधिकारी उपासक एवं उपासिकाओं एवं भारत देश के समस्त नागरिकों, जैसे कि आप लोग जानते हैं यह मेरा डिक्लेरेशन है और इस डिक्लेरेशन को निश्चित रूप से सभी पदाधिकारी देश के नागरिकों ने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। भारत का संविधान भारत के नागरिकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने भारत के नागरिकों के लिए निःशुल्क भारत के संविधान की जानकारी देने की जिम्मेदारी सोमवार को वेबिनार के माध्यम से ले रखी है, क्योंकि भारत के नागरिकों को भारत के संविधान के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के अनुसार आचरण करना है, उसका पालन करना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत के संविधान की जानकारी भारत के नागरिकों को दी जाए। यह एक एनजीओ के माध्यम से पूरे भारत के अंदर एक बड़ा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास में जो हमारे देश भर के साथी जुड़े हुए हैं उनकी भी जितनी ज्यादा प्रशंसा की जाए वह कम होगी। पॉलिटिकल साइंस का एक सिद्धांत है कि आने वाली पीढ़ी अपनी वर्तमान पीढ़ी से शिक्षा ग्रहण करती है। अगर वर्तमान पीढ़ी भारत के संविधान की जानकारी रखती है तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी भी भारत के संविधान की जानकारी रखेगी। यह बात जो है देश के नागरिकों के लिए चिंतन का विषय है, समझने का विषय है और जो लोग समझते हैं इस बात को वह मुख्य रूप से धार्मिक जो है धर्म का प्रवर्तक और धर्म को
जो है प्रचार प्रसार करने वाले जो भी भारत देश के अंदर प्रमुख लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि अगर जो है धर्म के अनुसार जो है हमें देश के नागरिकों को चलाना है, तो हमें धर्म का प्रचार प्रसार लगातार करते रहना है। क्योंकि जो वर्तमान पीढ़ी है, वो धर्म के विषय में जानती है और धार्मिक जो उनकी कहानियां हैं और जो उनके सिद्धांत है, उसके अनुरूप व्यवहार कर रही है। परंतु अगर धर्म को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना है, तो फिर इसका प्रचार प्रसार गांव-गांव में, गली-गली में, मोहल्ले-मोहल्ले में, समाचार पत्रों के माध्यम से, ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, दुनिया के अंदर जितने भी संचार के साधन हैं, उनके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। तो इसका प्रभाव आप देखते हैं कि संविधान का प्रचार प्रसार, उसके प्रावधानों का प्रचार प्रसार कितना हो रहा है और धर्म का प्रचार प्रसार कितना हो रहा है। इसलिए बच्चे को धर्म के विषय में जानकारी है, धर्म के कैरेक्टर्स के विषय में जानकारी है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक पीढ़ी जो वर्तमान पीढ़ी है ना, उससे आने वाली नई पीढ़ी शिक्षा ग्रहण करती है। इसलिए स्लाइड रखी गई है कि मृत्यु के बाद भी महान व्यक्ति अपने कार्यों और विचारों से सैकड़ों, हजारों और लाखों वर्षों तक अमर रहता है। मृत्यु तय है। मृत्यु से पूर्व भी पढ़ना, समझना और फिर लिखना शुरू कर दे। तो ये एक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि वह भारत के संविधान के विषय में देश के नागरिकों को जानकारी दे। तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध ने कहा हुआ है कि जीवों पे दया करो, जीवों पे दया करो, यानी प्राणी हिंसा मत करो। यह केवल जो है यह केवल जो है मात्र मानव प्रजाति के कल्याण की बात तो नहीं करते हैं तथागत गौतम बुद्ध, बल्कि वह पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं, उन सभी के कल्याण की बात करते हैं। ईशा पूर्व तथागत गौतम बुद्ध ने ये पड़ातिपाता वेरमणि शिखा पदम समादयामि अदिन्न दाना वेरमणि शिखा पदम समादयामि कामेशु मिच्छचारा वेरमणि शिखा पदम समादयामि मूषा वारा वेरमणि शिखा पदम समादयामि सुरा मेर मज्जा पमादाना वेरमणि शिखा पदम समादयामि के माध्यम से यह विचार व्यक्त किए हैं। उसमें से मैं सिर्फ एक बिंदु पर फोकस कर रहा हूँ और वह है कि जीवों के द्वारा, यानी नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं। अब ये अहिंसा की जो बात ईशा पूर्व तथागत गौतम बुद्ध ने कही, वह भारत के संविधान के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें भी समाहित की गई है। वह भी समाहित की गई है। एक बार मैं स्लाइड को
कुछ टेक्निकल तो मैं बता रहा था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है स्लाइड शेयर करने में। एक बार मैं फिर से शेयर करता हूँ। अब ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से तथागत गौतम बुद्ध के विचार कैसे कनेक्ट होते हैं, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो किन्हीं कारणों से आज जो है स्लाइड डिस्टर्ब हो रही है। खैर, आप लोग के सामने मैं स्लाइड पुनः रख रहा हूँ। तो आर्टिकल 48, आर्टिकल जो 48 है वो कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम इस आर्टिकल के विषय में इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो कृषि और पशुपालन को साइंटिफिक तरीके से डेवलप करने की बात की गई, यानी वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा बिंदु इसमें यह है कि गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। तो जब इस आर्टिकल की बात करते हैं तो इस आर्टिकल में स्टेट के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि स्टेट इस तरह से पॉलिसी बनाए कि कृषि यानी जो फार्मिंग है उसका जो है आधुनिकीकरण किया जा सके, साइंटिफिक मेथड से जो है कृषि के क्षेत्र में कार्य किया जा सके और उसका उत्पादन बढ़ाया जा सके और समुचित लाभ जो है किसानों तक पहुंच सके। यानी कि यह जो है राज्य के ऊपर कृषि के क्षेत्र में साइंटिफिक मेथड से काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। यानी कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो इस प्रकार से कानून बनाए जिससे किसानों का हित सुरक्षित हो, जिससे देश के नागरिकों को अन्न पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो। कैसे होगा? इस साइंटिफिक तरीकों का जो इंटरनेशनल लेवल पर
साइंटिफिक तरीके कृषि में इस्तेमाल हो रहे हैं उनका प्रयोग किया जाए और कृषि के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान भी करने के लिए जो है राज्य कानून बना करके कैसे जो है इसका उत्पादन बढ़ाया जाए, इसलिए साइंटिफिक यानी साइंटिस्ट को अनुसंधान करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। यानी कि राज्य के ऊपर ड्यूटी है कि कृषि के क्षेत्र में उन्नति की जाए। दूसरा, पशुपालन, यानी कि जो देश की जनता है उसको भोजन चाहिए और भोजन के लिए जो है कृषि का उत्पादन होना चाहिए और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से देश में डेवलप होती है उस तरीके से सभी व्यक्ति को अन्न चाहिए, महंगाई न बढ़े, इसलिए साइंटिफिक तरीके से इसका उत्पादन करके और उपज बढ़ाई जाए। दूसरा जो है कृषि संपदा में जब वृद्धि होगी तो राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र की वृद्धि होगी, राष्ट्र आर्थिक रूप से जो है सबल होगा। दूसरी तरफ राष्ट्र के विकास के लिए पशुपालन पशुपालन को भी आधुनिक तरीके से किया जाए ताकि जो है पशुओं को जो नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं पशु के क्षेत्र में, पालन करने के क्षेत्र में, उनसे उनके जीवन को सुरक्षित किया जा सके, उनको एक पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा सके और उनसे जो है हमें समुचित मात्रा में जो है पशु धन प्राप्त किया जा सके, जैसे कि हमें दूध प्राप्त हो सकता है, ईंधन के लिए गोबर का इस्तेमाल हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस सब चीजों के लिए जो है साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए जो है डायरेक्शन दिया गया है। अब दूसरी बात इसमें रखी गई है कि गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू गाय, बछड़ों को स्पष्ट कर दिया गया है, इट इज इन रिटन, परंतु अन्य जो दूध देने वाले पशु हैं जैसे बकरी है, भेड़ है, भैंस है और अन्य अन्य में ऊँट भी आ गया। इस तरीके से जिनके जिनके जिनसे जो है दूध को प्राप्त किया जा सकता है उनके विषय में भी ये बात कही गई। नॉट ओनली गाय और जो है पशुओं की बात की जा रही है, इसके साथ साथ जो है अन्न जो है दूध को प्रदान करने वाले पशुओं की भी बात की जा रही है और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण परिरक्षण उनको प्रोटेक्ट करना है और उनके उनमें जो है उनके जीवन स्तर को सुधार करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो है पशुधन जो हमारे पास है, दूध की आवश्यकता है, दूध पौष्टिक होता है, बच्चों के काम आता है, बड़ों के काम आता है, बुजुर्गों के काम आता है, उसमें सारी चीजें होती हैं। दूध के अंदर जो है दूध संतुलित आहार होता है, दूध में आयरन को छोड़कर सब कुछ होता है। अगर आप दूध पी रहे हैं तो आपको किसी तरह की जो है कमी नहीं हो सकती है, परंतु आयरन की उसमें आयरन के लिए जो है आप ले लीजिए, आयरन की पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो इस तरीके से गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, यानी ये सब दुधारू जो पशु हैं इनके प्रोटेक्शन की बात की गई है इसके अंदर, यानी कि जीवों को जो है हमें प्रोटेक्ट करना है, उनके जीवन स्तर को सुधारना है। विशेष तौर से आर्टिकल 48 जो है एक भारत देश को सबल बनाने के लिए, आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए और जो भोजन है हमारा मनुष्यों का उसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो, इसके लिए जो है कृषि को और जो है पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक प्रणालियों के माध्यम से संगठित करने का प्रयास करने का कार्य करने के लिए दायित्व। दूसरी बात
अब तथागत गौतम बुद्ध की बात आती है, जो नॉन वायलेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा मत करो, यानी ऐसे जो पशु हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करना है, उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। यानी कि जो ये पशु हैं, इनकी जो हत्या हो जाती है, उनके उनकी हत्या को रोकने के लिए भी जो है स्टेट कानून बनाएगा। हालांकि जो है स्टेट जो कानून बनाएगा, वो जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर दी गई कि स्टेट जो है ये कानून बनाएगा। इस तरीके से राज्य जो है नाना प्रकार के अधिनियम पास कर सकता है, और इस के लिए जो है संविधान उसके ऊपर उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। ये उन साथियों के लिए है जो हिंदी को समझने में प्रॉब्लम होती है जिन्हें, तो उनके लिए है आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। The state shall endeavour to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take step and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milk and proud cattle. इसके बाद एक आर्टिकल और है 48A। 48A protection and improvement of environment and safeguarding of the forests and wildlife. The state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। कहने का मतलब है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करे और सुधार और वनों तथा वन्य जीवन की सुरक्षा, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अब जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो स्टेट के ऊपर लायबिलिटी जो है 48 और 48A के माध्यम से डाली गई है, वो पहली ये डाली गई है कृषि के क्षेत्र में। स्टेट को नए नए प्रकार के कानून बना करके जो है साइंटिफिक तरीके से कार्य करना है, ताकि किसानों की स्थिति में सुधार हो और जो है राष्ट्र में अन्न की उपज बढ़े। तो ये जो है हमारी कृषि संपदा में अभिवृद्धि की बात करता है। दूसरा, पशु संपद, पशु जो है धन के रूप में जो है हमारे सामने जो गाय है और जो भैंस है, जो आपके बकरी है, भेड़ है, ये जो दुधारू जो है जो जानवर है, इनके भी डेवलपमेंट की बात करता है, क्योंकि इनसे भी जो है मनुष्यों को खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। इन दोनों की जो है कि प्रोटेक्शन की बात करता है, ताकि जो है सुरक्षित रहे इनकी अभिवृद्धि, यानी कि कृषि संपदा और जो है पशुधन दोनों की अभिवृद्धि के लिए आर्टिकल 48 प्रावधान। अब आर्टिकल 48A भी इसमें अलग से रखा गया है, क्योंकि जो है पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। जो हमारा दूसरी एसेट्स है, देश की जो दूसरी संपत्ति है, वो है वन संपदा, कृषि संपदा, पशुधन और वन संपदा।
तो जो वन संपदा है उसका भी जो है संरक्षण करना है। और जो वन संपदा के अंतर्गत जो है वनों के अंदर जो हमारे जीवधारी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट को लेनी। वन के अंदर क्या है, शेर है? जो एनिमल है, विल्ड फॉरेस्ट है, शेर है, और जो है आपका सियार है, और भेड़िया है, ये जो विल्ड है, जंगली जानवर हैं, वो हो गए। उसके अलावा दूसरी बर्ड्स है, एनिमल्स है, हाथी है, और भी दूसरे भैंसे हैं, हिरन है, ये जो पशु है, जो जंगल के अंदर रहने वाले हैं, ये जो है हमारी वन संपदा के अंतर्गत जीव जंतु है। इनके भी प्रोटेक्शन की बात जो है स्टेट की लायबिलिटी है। यानी कि ये जो आर्टिकल 48 है और 48A है, ये स्टेट को कहता है कि इन विषयों पर आप जो है पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाकर के अधिनियम बनाइए, कानून बनाइए, और बनाने के बाद इन लोगों को प्रोटेक्ट करिए, इस लक्ष्य को पूरा कीजिए। अब इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पशु अत्याचार अधिनियम 1871 पारित किया गया। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 पारित किया गया। इस तरीके से जो पशु के विरुद्ध जो अत्याचार होता है और जो पशुओं के प्रति क्रूरता होती है, उससे बचाने के लिए 2 अधिनियम जो है पास किए गए। इसके अलावा जो है अन्य जो है विधियां भी समय समय पर पारित की जाती रही। अब जो है पर्यावरण संरक्षण संघ बनाम केरल राज्य एवं अन्य एक केस आया था। उसमें और भी जो है AIR जो दिए गए कई केसेस को एक साथ जोड़ करके डिसीजन ये लिखा गया है। इसमें जो है निर्माण की वैधानिकता को चैलेंज किया गया था, और पेरियान जो नदी थी उस पे अलवा महापालिका के द्वारा जो परियोजना चलाई जा रही थी, जिसमें रेस्तरां का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था और उस पर कार्य चल रहा था, तो प्रत्यक्ष रूप से दिनांक 13/1/1978 के राज्यादेश के समादेश के प्रतिकूल उसको माना गया, जो राज्य के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A के अधीन उसके संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में जारी किया गया था। कहने का मतलब है 13/1/1978 को स्टेट के द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो विधि यानी निर्देशादेश पारित किया गया था, उसके प्रतिकूल था ये निर्माण, यह डिसाइड किया गया इस केस के अंदर। सवाल यह है कि पर्यावरण क्या है? यह एक समझने का विषय है कि पर्यावरण होता क्या। तो पर्यावरण के संरक्षण की बात की जा रही है, तो पर्यावरण संरक्षण की जब बात की जा रही है, तो पर्यावरण शब्द से आशय क्या है? जो अंग्रेजी का शब्द एनवायरमेंट है, वह फ्रेंच शब्द इनविजन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आस पास का आवरण। आस पास का आवरण से क्या आशय है कि जैसे मैं बढ़ा हूं, मेरे आस पास जितनी भी चीजें हैं, आई एम कवर्ड, हवा है, जितनी भी चीजें लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो सारी की सारी चीजें पर्यावरण में आती है।
जैसे कि पर्यावरण में क्या क्या चीजें, किन किन चीजों से हम लोग सराउंडेड हैं, हम लोग जो है किस किस चीजों से जो है कवर्ड हैं। तो हमारे आसपास जब हम देखते हैं तो वायु है, जल है, पानी है, मिट्टी है, और जो है वस्तुएं हैं। वस्तु में पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ऐसी चीजें जो हमें अपनी आंखों से दिखती है, वो सब चीजें हम पर्यावरण में काउंट करते हैं। उसके अलावा वो चीजें भी जो है हम पर्यावरण में काउंट करते हैं, जो इन खुली आंखों से हमें नहीं दिखती है, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया। वायरस यानी कि विषाणु, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ये सारी चीजें भी पर्यावरण का हिस्सा, और इनके ऊपर जो है मानव का जीवन निर्भर है। जैसे कि पर्यावरण के संबंध में कई केस आए। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, जिसमें उन्होंने जो है एक प्रार्थना करी कि जो वायु है वह बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो रही है। एमसी मेहता ने जल प्रदूषण की भी बात करी, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण जो है हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो है जो विषैली गैसें अगर खुली छोड़ दे दी जाए कारखानों को, तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी विषैली गैसें जो है किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के प्राणों की भी खतरनाक हो सकती है। मध्य प्रदेश के अंदर जो है ऐसी घटना घट चुकी है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। ऐसी गैसें जब विषैली गैसें जो है मनुष्य के लिए, मनुष्य के पास पहुंच जाती है। तो वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा है, करीब करीब 21% जो मात्रा होनी चाहिए, वो औसत ना बिगड़ने पाए। क्योंकि वायु में अगर जो है 3% 4% ऑक्सीजन बचती है और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारी गैसें पैदा हो जाती है, तो वही तो श्वसन क्रिया के माध्यम से बॉडी में जाएंगी और फेफड़ों द्वारा उसे अडैप्ट किया जाएगा, और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना स्वाभाविक है, और बॉडी जो है हमारी ऑक्सीजन के अभाव में जो है शरीर को स्वस्थ नहीं रखता है। तो इसलिए पर्यावरण की संरक्षण की बात की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो है ध्वनि प्रदूषण भी कान को जो है खराब करता है, हमारे मस्तिष्क पे उसका कुप्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए भी, ध्वनि प्रदूषण भी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसके बाद आता है जल प्रदूषण की। जो पानी हम पी रहे हैं, वह पानी हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। पता चला हमने हैंड पंप लगा दिया जमीन में, हैंड पंप लगा दिया 40 फीट, और उसमें नीचे से पानी आने लगा, और जो है बाल्टी भर भर के लोग ले जाने लगे, और जो है उसमें पीने भी लगे। अब वो पानी पीने योग्य है या नहीं है, इसका परीक्षण नहीं हुआ। उसमें कितना कार्बन है, कितना मैग्नीशियम है, कितना पोटेशियम है, कितना उसमें जो है लेमन है, क्या स्थिति है, कितना है, क्या औसत है। बहुत सी जगह ऐसे ऐसा पानी जो है निकल आता है जिसको पीने के बाद लोग वहाँ से बीमार होने लगते हैं। कई जगह तो ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि लोग मर भी जाते हैं। यानी जो पीने योग्य पानी है वो हर जगह धरती में नहीं है, कहीं पर है, कहीं पे नहीं है। लोग तो जो है
ये पानी की शुद्धता को कैसे मेंटेन रखा जाए। किसी जगह पर अगर जो है कोई कल कारखाना लगाया गया और जो है अशुद्ध पानी जो है सीधा जमीन के अंदर डाल दे रहे, पाइप लगा करके जितना भी गंदा पानी है उसको शुद्ध करने की वजह जो है वो सीधा धरती के अंदर डाले दे रहे, धरती के अंदर प्रदूषण फैल रहा और वहीं पे हैंडपंप किसी ने लगा करके और अंदर पानी पी रहे तो उनका बीमार होना स्वाभाविक। यानी वायु और जो है जल और धन, इन तीनों के लिए जो समय समय पे अधिनियम पारित किए गए हैं। तो सबसे जरूरी है जो आपका ये आर्टिकल 48A, उसमें जो पर्यावरण की बात की गई है कि नॉट ओनली एयर, नॉट ओनली जो है वाटर, नॉट ओनली जो है वॉइस, इन्हीं पर जो है नियंत्रण नहीं करना है, बल्कि एवरीथिंग वी आर सराउंडेड, जिससे हम जुड़े हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे पर निर्भर। पशु भी उसमें शामिल है, मनुष्य भी उसमें शामिल है, पहाड़ भी शामिल है, पेड़ पौधे भी शामिल है। ये सारी चीजें मिलकर पर्यावरण है और इनका संतुलन बना रहना चाहिए। अगर संतुलन बिगड़ता है तो फिर जो है प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से अंततः मनुष्य का जीवन और जो है पशु पंछियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। जैसे अत्यधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब किसी क्षेत्र में हो जाती है, हम आगरा की बात करें तो आगरा के अंदर जो है इतना ज्यादा कल कारखाना जो है डेवलप हुआ, जिसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और विषैली गैसें आसमान में चली गई और फिर जब उनका रिएक्शन हुआ तो वो एसिड बन गई, और वो एसिड बन गई तो एसिड यानी तेजाब बन गई, और वह जब बारिश के माध्यम से जब आगरा में गिरी तो आगरा के ताजमहल में भी उसके दाग पड़ गए। एसिड रेन हुई, एसिड रेन की वजह से जो है ताजमहल जैसी जो है भव्य इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें, लोगों के घर, लोगों के मकान जो है क्षतिग्रस्त होते हैं। यहाँ तक कि मनुष्यों के ऊपर जब एसिड गिरता है तो उनका भी जो है शरीर पर प्रभाव पड़ता है, फसलें नष्ट हो जाती है। बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। ग्रीन गैसेस डेवलप होती है, ग्रीन गैसों के कारण जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत गर्मी बढ़ जाती है, और जो है उसके कारण जो है फसलें समय से पहले पक जाती है, और जो समुद्र है, समुद्र के अंदर बर्फ है वह जो है पिघलने लगती है, और जिसकी वजह से समुद्र का तल जो है ऊपर आ जाता है और समुद्र के आसपास के जो है जो नगर है, शहर है, देश है, वो डूब जाते हैं। बहुत बड़ा इफेक्ट है जो, तो ये इंटरनेशनल इशू है, परंतु जब हम भारत के अंदर की बात करते हैं आर्टिकल 48A, तो भारत के अंदर जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, और जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के माध्यम से इसको प्रोटेक्ट किया गया। इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया, और जो है आपका क्या बोलते वायु के लिए जो है और जल के लिए और ध्वनि के लिए भी अलग अलग विधियां बनाई गई, जिन पर जो है विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से ये पर्यावरण को सुरक्षित करने की जो बात कही गई है आर्टिकल 48A में, उसका विस्तार स्टेट द्वारा किए गए हैं, परंतु जो हमारे देश के अंदर जो भविष्य की पार्लियामेंट होगी या जो वर्तमान पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो इस पर और चिंतन करेंगे कि क्या जो विधियां हैं वो पर्याप्त हैं। रॉयल एंड फ्लेचर के केस के अंतर्गत जो है डिसाइड किया गया कि जो है
कठोर दायित्व का सिद्धांत निकल के आया कि जो कल कारखाने हैं, अगर उनकी वजह से कोई पर्यावरण को क्षति होती है या किसी प्रकार की क्षति होती है, तो उसका कठोर रूप से दायित्व उस कल कारखाने वाले पे हो, यानी कि उसकी भरपाई जो है वो करेगा। परंतु रॉयलैंड एंड फ्लेचर के केस के अंदर जो कठोर दायित्व का सिद्धांत डेवलप किया गया, उसमें कई अपवाद भी रखे गए कि इन कारणों से अगर ऐसा होता है तो फिर वो दायित्व उस पर नहीं जाएगा। और फिर जो है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर फिर से एब्सोल्यूट लायबिलिटी की जिम्मेदारी की बात आ गई। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब है पूर्ण दायित्व का सिद्धांत कि अगर पर्यावरण की क्षति जो है किसी कल कारखाने के द्वारा किसी के द्वारा होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर होगी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का भी केस है। और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो है कई केसेस और लाए गए, जिसमें एक बात ये भी आ गई कि अब सवाल ये है, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि अगर जो है एक गांव में हैंड पंप लगता है और उस हैंड पंप से प्रदूषित पानी निकलता है और उस प्रदूषित पानी को जो है गांव के लोग पीते हैं, तो गांव के लोगों का बीमार होना स्वाभाविक। और निर्धन आदमी कहाँ जाएगा, वही पानी पिएगा। परंतु उस गांव के अंदर जिसके पास पैसा है, वह जो है एक्वागार्ड लगाएगा, प्यूरिफाइड वाटर के लिए जो है जो आधुनिक उपकरण है वो लगाएगा, और प्यूरिफाइड वाटर पिएगा और उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। इस तरीके से पैसे वाले अपने लिए प्यूरिफाइड वाटर का इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और निर्धन लोग के सामने जो है विधिक अज्ञानता ज्ञान के अभाव में वो पी रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, तो भी उनकी होती रहती है बीमारियों के कारण। तो वाटर के मामले में अमीर आदमी के पास प्रोटेक्शन है, वह पैसों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को संरक्षित कर लेता है। परंतु एयर के मामले में उसके पास समाधान नहीं है। अगर जल प्रदूषण होता है तो समाधान निकल आता है उसके लिए, है ना। परंतु एयर का प्रदूषण जब होता है तो अमीर आदमी क्या करेगा? अगर ऑक्सीजन की कमी गलाई में है, मान लीजिए जैसे कि दीपावली के आसपास जो है वायु बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर विस्फोट होते हैं, बड़े पैमाने पे पटाखे वगैरह छोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से जो है एयर में बहुत बड़ा पॉल्यूशन होता है। और साल भर में जितना पॉल्यूशन एयर एयर प्रदूषित हो सकती है, लगभग लगभग उतनी एक दिन में हो जाती है दीपावली पे। तो वो जो प्रदूषित एयर है, उससे बचने का रास्ता क्या है? गरीब आदमी को भी सांस में वो प्रदूषित एयर लेनी पड़ेगी सड़क पे चलते समय, और अमीर आदमी को भी जो है उस प्रदूषित एयर को लेना पड़ेगा, और दोनों का जीवन जो है जो है खतरे में आ जाएगा। इसलिए एक केस बहुत महत्वपूर्ण जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, और उस केस में यह बताया गया कि जो एनवायरमेंट की एजुकेशन है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। क्योंकि गांव की महिला अगर जो है गांव के अंदर जो है वो आग जलाती है, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे भी एयर पॉल्यूटेड हो रही है। और शहर के अंदर जो है जो सफाई करने की जिम्मेदारी दी गई है, और सफाई करने की वजह जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उसमें भी आग लगा दी गई, उससे भी वायुमंडल जो है प्रभावित हो रहा है। और वायु प्रदूषण से अमीर और गरीब दोनों जो है प्रभावित होते हैं, उसका कोई ऑप्शन नहीं। और संपूर्ण पर्यावरण से संपूर्ण जो है मानव जाति प्रभावित होती है, जीव जंतु प्रभावित होते हैं, सभी
उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए एमसी मेहता वर्सेस इंडिया केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया हुआ है क्या कि एनवायरमेंट की एजुकेशन को अनिवार्य शिक्षा के रूप में देश के अंदर समस्त पाठ्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाया जाए। समस्त पाठ्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो आप देखते हैं कि LKG मतलब बच्चा पढ़ता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से 1 से लेके और अलग अलग जो है जो बोर्ड है उनके द्वारा इस तरीके से एजुकेशन के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है कि उनको आरंभ से पर्यावरण की शिक्षा प्राप्त होती रहती है और जिस तरीके से उनकी क्लास बढ़ती चली जाती है उस तरीके से उस एनवायरमेंट की एजुकेशन का पैटर्न बदलता चला जाता है। और चाहे आप PhD करें और चाहे आप MPhil करें और चाहे आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करें, कंप्लीट सिलेबस आपको समय समय पे मिलता रहता है और उसको आपको पढ़ना जरूरी होता है। ये इसलिए किया गया है ताकि देश के समस्त नागरिकों को जब पर्यावरण की जानकारी प्राप्त होगी तो वो पर्यावरण को प्रदूषित करने से स्वयं को रोकेंगे, क्योंकि इट इज वेरी डेंजरस फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दुनिया के सभी मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए हानिकारक है। क्योंकि अगर हमारे देश की कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी विषैली गैसें हवा में उड़ती हुई आगरा में ना जो है वो जो है इकट्ठा होकर के नेपाल चली गई एयर के माध्यम से, तो एसिड रेन तो नेपाल में होगी, पाकिस्तान चली गई तो पाकिस्तान में होगी। तो इसलिए ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और भारत के अंदर जो है इस पर जागरूकता के लिए जरूरी है कि लोगों को ये जानकारी प्राप्त। तो जो उद्देश्य है इस आर्टिकल का, यह आर्टिकल का उद्देश्य यही है कि भारत के नागरिकों को ये जो 48 और 48A है वो यही है कि भारत के नागरिकों को आप जो है कृषि संपदा और पशु संपदा, वन संपदा की जो है जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करिए। उसकी पूर्ति के लिए जो है वैज्ञानिक मेथड का इस्तेमाल कीजिए और वैज्ञानिक मेथड का इस्तेमाल करने के लिए आप विधियां बनाइए, पार्लियामेंट में जाइए, विधानसभा में जाइए, इन मुद्दों पर कानून बनाइए और उस कानून के अनुसार जो है देश का सर्वांगीण विकास कीजिए। दूसरा है एनवायरमेंट का भी उद्देश्य यही है कि प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, अपने पर्यावरण को सुरक्षित करिए। इस जगह आप रहते हैं वहाँ की एयर से पूरा पर्यावरण सुरक्षित कीजिए और उसके लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए गए और बनाने की समय समय से आवश्यकता है। चालान कर दिया जाता है गाड़ी से अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रही है, मोनोऑक्साइड ज्यादा निकल रही है तो ट्रैफिक पुलिस चालान करती है कि भाई आपका जो है प्रदूषण कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक लॉ और वो लॉ इसलिए है कि वो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। इस तरीके से बहुत सारी जो है चीजें इसमें इंक्लूड है। तो अभी यहीं पर हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय ईमान साहब, आपने जो पहला पंचशील है पाणाति पाता प्रेरा बनी, उसको बहुत अच्छे तरीके से संविधान के आर्टिकल 48 से रिलेटेड करके वास्तविकता में ये बताया है कि जो तथागत के सील है, भाई सील संविधान में बाबा साहब ने कहीं ना कहीं रखे हुए हैं
हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं और संचालक जी से अनुरोध करते हैं कि आगे का संचालन करें। अपने माइक को अनम्यूट करें। काम में लगाओ, माइक को अनम्यूट करें संचालक जी। आप कोस्ट हैं, आप अपना माइक कर सकते हैं अनम्यूट। मैं ऑप्शन दे रहे हूँ, अनम्यूट करिए। उनका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। तो आज के संविधान सभा के जो हमारे अध्यक्ष जी है, उनसे मेरा अनुरोध है कि अध्यक्ष जी उद्बोधन रखें। माननीय महासचिव बनगोत्रा साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। तो तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए आज के वेबिनार के जो हमारे प्रोफेसर साहब जी श्री आरसी दमन जी, उनको नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष श्री धर्म प्रकाश बौद्ध जी, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, इनको नमन करते हुए और आज का जो संचालन कर रहे हैं उनको नमन करते हुए और तमाम साथियों को जो हमारे इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा जय भीम। तो साथियों, अब मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जो दीवान साहब ने एक एक बिंदु को हमारे संविधान के जो आर्टिकल 48 और 48A को लेकर उन्होंने जो इस पर चर्चा की है और एक एक बिंदु को इस तरह उन्होंने विस्तार से समझाया है कि एक एक चीज उन्होंने पूरी क्लियर की है कि हमें इस आर्टिकल में हमें क्या प्रोविजन है। जैसे कि उन्होंने बताया कि आर्टिकल 48 में जो पालतू जानवर है जैसे गाय, बकरा, भैंस, इनकी सुरक्षा कैसे की जाए और इनकी जो है जो ब्रीड है या इनकी हाइब्रिड इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो उन्होंने हर एक बिंदु को अच्छे तरीके से कवर किया। जैसे हमारे जंगली जानवर है, शेर है, बकरी है, दूसरे हैं, इनके भी प्रोटेक्शन के लिए संविधान में प्रोविजन रखा हुआ है। तो दूसरा उन्होंने पर्यावरण के बारे में जो समझाया कि पर्यावरण हमें इन्वायरमेंट हमारा, जैसे पानी हमें स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, स्वच्छ एयर मिलनी चाहिए और हमारे सराउंडिंग जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनको नहीं काटना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अगर काटना है तो एक काटना है तो उसकी जगह हमें 10 लगाने चाहिए। ये भी हमें चीज को सोचना चाहिए। तो जैसे हमारी इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, हमारी सड़कें बन रही है, हमारे डैम बन रहे हैं, तो उनमें क्या हो रहा है, उनमें हमारा यही हो रहा है कि हमारी प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है, उसको हम इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो इसका अगर इम्बैलेंस कर रहे हैं तो दूसरे एक तरफ हम अगर आज हमने डेवलपमेंट भी करनी है, इसका कोई चारा नहीं कि हम डेवलपमेंट नहीं कर, सड़कें भी हमने बनानी है। लेकिन अगर हमें सड़कें बनानी है तो सड़कें जब हम बन जाए तो उसके साथ साथ हमें उसके प्लांटेशन भी करनी है और उनकी जो हमारे पर्वत है, माउंटेन है, जो भी हमारे, तो उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है वो देखो हर चीज संविधान में उन्होंने प्रोविजन दिया है। लेकिन बशर्ते कि जो संविधान के लागू करने वाले जो लोग हैं वो उसको अच्छी तरीके से लागू करें। यही हमें अफसोस है। ये इसी बात का हमें अफसोस है कि संविधान, हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें एक इतना अच्छा संविधान दिया, इतना अच्छा संविधान है कि को किसी दुनिया का किसी भी देश का इतना अच्छा संविधान नहीं है जो हमारे भारत का संविधान है। उसमें हमें हर एक चीज, हर एक मतलब इंसान के लिए, जानवर के लिए, जैसे अभी जमान साहब ने बताया कि जो जीवित है या मतलब नॉन लिविंग ऑर्गन है या लिविंग ऑर्गन है, उन सभी के लिए उन्होंने प्रोटेक्शन रखी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो लागू करने वाली संस्थाएं हैं, वो उसको अच्छे तरीके से लागू नहीं करते। हमें पानी पीने, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं पीएचई में एक
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। तो जब हम पानी देते थे लोगों को तो हम उसको 10 बार टेस्ट करते थे। तो जैसे इन्होंने बताया कि हम पानी जो है एक सर्विस वाटर होता है, वो सर्विस वाटर होता है 40 फीट पर, और एक ग्राउंड वाटर होता है जो जिसकी लेंथ होती है जिसको जो कि हमें 300 फुट 400 फुट पर मिलता है। लेकिन उसको उसके बाद भी हमें उस पानी को टेस्ट करना होता है कि उसमें क्या हमारे केमिकल कितने हैं, वो हार्मफुल है बॉडी के लिए या हमारे लिए अच्छे हैं। तो उसके बाद अकॉर्डिंगली उस तरह पानी हम लोगों को देते थे। तो अगर पानी वहां पर हमने कोई ट्यूबवेल लगाया है या कोई हैंड पंप लगाया है, अगर वो पानी ठीक नहीं, हमें टेस्ट करवाएंगे ठीक नहीं है, तो उस पर लिख देते थे दिस वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो इस तरह मतलब हर चीज है हमारे संविधान में। तो यही है कि ये संविधान लागू कैसे किए जाए। तो जो इसमें मैं ये एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ कि ये इस संविधान को हमने बचाना है, कैसे बचाना है, वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे जो अध्यक्ष जी हैं मान्यवर धर्म प्रकाश बौद्ध जी, वो इसमें अपनी जी जान से काम कर रहे हैं। तो वो उन्होंने वेबिनार रखे हैं। अब 2 साल से हमारा जो कोविड-19 चल रहा है, तो हम वर्चुअल जो हमारी मीटिंग हो रही है उसमें वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और हर मतलब देश के हर कोने कोने में मतलब हमारा वेबिनार लोग सुन रहे हैं, तो लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो मेरी सभी के साथ यही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मतलब आरबीएम के साथ जुड़े, और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो हमारी इस वक्त उसके अध्यक्ष श्री मान्यवर धर्म प्रकाश बौद्ध जी हैं, और हमारे दूसरे अध्यक्ष जी बादल सिंह बौद्ध जी हैं। तो इनका हम हाथ बढ़ाएं तन मन और धन से, तो तभी हम अपने संविधान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैसे सुनने से जहाँ हम सुनाएंगे उससे नहीं, हमें इसे इम्प्लीमेंट करवाना है। और इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, ये हमें अपनी फोर्स लगवानी है, पूरी फोर्स लगवानी है। और हम लोगों जब तक तथागत गौतम जी हमें बताया कि हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, बाबा साहब ने यही बोला कि अब जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम एक मुट्ठ नहीं होंगे, तब तक हम मतलब इस चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है, जो भी सुन रहे हैं वेबिनार के जरिए से सुन रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने ये साथियों को साथ लाएं, और हमारे संगठन को मजबूत करें। और जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी। आज जो संविधान की चर्चा हुई है उसमें मानव के जीवन, पशुओं के जीवन से संबंधित बहुत अच्छी वार्ता रखी है, और मैं सभी साथियों को माइक ओपन करने की परमिशन देता हूं। आज के हमारे संचालक गुलशन कुमार जी दिल्ली से जो स्कॉलर हैं, उन्होंने आज पहली बार संचालन किया है और उनका संचालन बहुत अच्छा है। आगे उनको और भी मौके देंगे। तो सभी साथी अपने माइक को ओपन करते हुए आज के कार्यक्रम को हम समापन के लिए हमारी मंगल गाथा है उसके साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी साथियों से अनुरोध है। गुलशन कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला सर संचालन करने का, और मुख्य रूप से योगेश जी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज का संचालन कार्य कर सकूं। और मेरा पहला दिन था, तो मेरे से अगर कुछ छोटी मोटी मेरे से बीच में कुछ त्रुटि हुई हो संचालन कार्य में तो क्षमा करें। और बहुत बहुत सर, हम सभी साथी अब गाथा बोलेंगे। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु मिनो भद्राणि सब्बे सत्ता सुखी सब्बे होन्तु मिनो सब्बे भद्राणि मां किंचित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी सब्बे सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचित् दुःखमागमा। मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय।